ठीक है। मैं आप लोगों को अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये 5 किताबों का एक संकलित चीज है। पहला तो है जातक पारिजात, उसके बाद है जातक देशमार्ग, बृहद जातक 3 नंबर, चौथा नंबर बृहद पराशरी, पांचवा नंबर है सर्वार्थ चिंतामणि। ये मेरे गुरु ने एक और किताब का नोट्स मुझे दिए हैं, और वो है एक यूनानी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम था टॉलेमी। उनका एक ग्रंथ है 100 सेंट्रिलोकी और टेट्राबिबल्स। ये सभी 100 सेंट्रिलोकी, सेंटी, CENTILOQUY। ये सब का एक संकलन गुरुजी ने दिया है। ये प्रेडिक्टिव टूल्स वहीं से है, मतलब इसको अगर एक बार आप पूरी तरह से समझ लेंगे ना, फिर आपको दोबारा किसी किताब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को वो एक्सट्रीम चीज दे रहा हूँ, एक्सट्रीम जो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर जो जो है वो बहुत जल्दी ये सब चीज देंगे आप लोग। चलिए, लिखिए फिर अगला। 4th नंबर सूत्र लिखिए। अगर मान लीजिए जैसे कोई नैसर्गिक पाप ग्रह है, ठीक है, और कोई अशुभ भावेश है। नैसर्गिक पाप ग्रह में से जैसे मान लीजिए हो गया आपका शनि। अशुभ भावेश मतलब 6 8 12, ठीक है। ये भावेश दोनों ही बलवान हो, और नैसर्गिक शुभ ग्रह के वर्ग में हो। वर्ग मतलब वही अष्ट वर्ग, ठीक है। तो ये अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है अनुज। सर एक बार दोबारा बताएंगे सर। नैसर्गिक पाप नैसर्गिक, ग्रह जैसे शनि। नैसर्गिक पाप ग्रह हम्म। या कोई अशुभ भावेश। अशुभ भावेश मतलब कौन सा, 6 8 12 वाला ही तो अशुभ माना जाता है ना ज्यादातर। जी। ये दोनों ही बलवान हो, या बलवान होकर नैसर्गिक शुभ ग्रह की वर्ग में हो। वो चाहे नवांश में हो या अष्ट वर्ग में बलवान होके बैठा हो, तो ये अशुभ फल कभी नहीं देता, ये शुभ फल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। इसको कम से कम लाख बार पढ़ लेना ताकि याद कंठस्थ हो जाइए। ये दोनों बलवान होकर नैसर्गिक शुभ ग्रह के उसमें वर्ग में, D9 में हो। डी वर्ग में, वर्ग में, कोई भी वर्ग वर्ग में। में। डायरेक्ट लिख दो ना वर्ग में। तो अशुभ फल नहीं देते, कम देते हैं। एकदम अशुभ फल देते ही नहीं है, कम नहीं। अशुभ फल की जगह वो शुभ फल देंगे। सर जैसे कि मान लीजिए कि किसी का 6 डॉट D1 के अंदर बलवान हो गया, और वो हम्म। जाकर नवांश के अंदर गुरु के ही राशि में बैठ गया, हाँ, तो और यानी कि वर्गोत्तम फल मान नहीं। लो, वर्गोत्तम हो गया। वर्ग, तो वो अशुभ फल वर्गोत्तम नहीं हो गया। देगा।
वो अशुभ फल नहीं देगा, वो शुभ फल देगा। ये सब D10 में भी देखना है, D7 सब में देखना है एक तरीके। किसी में भी, किसी में भी, कोई भी अष्टवर्ग में कहीं पे भी, अष्टवर्ग में। कहीं पे भी अगर शुभ फल के वर्ग में आ गया वो, जैसे ठीक है। डॉट आते हैं ना, अष्टवर्ग में हम लोग डॉट भी देते हैं ना, जी जी तो जी। वो डॉट जो है अधिक डॉट आ गया, शुभ फल देने वाला हो जाएगा, शुभ ग्रह की वर्ग में आ गया वो। अगर आप माने नॉर्मली, जैसे मान लो नवांश में भी हो और वो शुभ वर्गोत्तम हो गया, शुभ ग्रह के वर्ग में आ गया, या शुभ ग्रह की नवांश में आ गया, तो भी शुभ फल देगा वो, अशुभ फल देगा ही नहीं वो। उल्टा, एकदम उल्टा ही अब शुभ ग्रह के लिए होगा। ठीक है सर। मान लो जैसे शुभ ग्रह है या शुभ भावेश है, बट वो नैसर्गिक पाप ग्रह के वर्ग में आ गया हो, है ना, और पाप ग्रह की दृष्टि में आ गया हो, तो फिर ये शुभ फल देगा नहीं, माने हद से ज्यादा अशुभ फल देगा, वो बने बनाए कार्य को बिगाड़ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट सूत्र 5 नंबर। हाँ, फलादेश के समय, फलादेश के समय लग्न, लग्नेश, लग्नेश मतलब शरीर का पूरा पूरा विवरण जो देने वाला है, ब्रैकेट में लिख लेना, शरीर या तनु, यह शरीर का पूर्ण विवरण देने वाला लग्नेश ही होता है। फलादेश के समय लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्र मतलब मन का कारक ग्रह हो गया, है ना, तो उसको भी ब्रैकेट में मन लिख देना। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह हो गया, तो ब्रैकेट में आत्मा लिख दो। दोबारा बता रहा हूं, फलादेश के समय लग्न, लग्नेश, चंद्र, सूर्य, ये तीनों के साथ हर एक भाव और भाव में बैठा ग्रह की कारकत्व की संबंध देखकर ही फलादेश करना चाहिए। क्या लिखे हैं बताओ। सर ने लिखा है फलादेश करते समय लग्न, लग्नेश, चंद्र, सूर्य, ये तीनों को देखना है, और इन तीनों के हर भाव के संबंध और भाव में बैठे ग्रह के संबंध के बाद ही उसको फलादेश करना है। कैसा हाँ संबंध ठीक है, है, शुभ है, ठीक है, अशुभ है, नैसर्गिक। एकदम ठीक 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 है। लॉजिक क्या है सुन लो। लॉजिक ये है, क्योंकि शरीर मतलब लग्न और लग्नेश, मन मतलब चंद्रमा, आत्मा मतलब सूर्य, ये कोई भी, है ना, सारे जितने भी द्वादश भाव है उसकी विकास इन्हीं से होता है। यही है उसका लॉजिक पार्ट। क्यों? एक एग्जांपल समझ लो। जैसे हम लोग बचपन में पैदा होते हैं, पैदा होके धीरे धीरे बढ़ते हैं, और अपने पूर्ण वयस्क होने के साथ साथ हमारी मैच्योरिटी डेवलप होता है, हमारी सोच विचार हर एक चीज में बदलाव आता है। ये सुनो, आता है ना। तो अब मान लो ये शरीर, और शरीर तो मेरा डेवलप हो जाएगा, लेकिन हमारी
कोई भी ऐसी मजबूरी आ गई, मतलब हम किसी ऐसी परिवेश में हमको रहना पड़ गया हो जहाँ पे शिक्षा वगैरह कुछ है ही नहीं, तो फिर मन की विकास नहीं हो पाएगी। तरह तरह का बुरी संगत हमको मिलेगा, फिर आत्मा की विकास नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि हर एक चीज को भाव और भावेश के साथ संबंध देखकर ही फलादेश करना चाहिए। अदरवाइज आपकी फलादेश गलत हो सकता है। हाँ, याद रखना, इस फलादेश के समय, यानी ये भाव विचार अगर हम जब करेंगे, तो भाव और भावेश के ऊपर शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की संबंध, मतलब चाहे दृष्टि हो, चाहे युति हो, है ना, ये सब जो है देखना जरूरी है। वो अपने अपने कारकत्व के अनुसार ही फल देंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने से पहले थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ। ये जो ग्रह है ना, जो भी ग्रह की बात अभी तक हम कर रहे थे, विचार करते समय देख लेना, ये माने अपनी दशा अंतरदशा में ही फल देंगे और गोचर में भी फल देंगे। तो आपको फलादेश जो है ना, ये पूर्ण अवलोकन करने के बाद, मतलब चारों तरफ देखने के बाद, पूर्ण आपका उसका सम्यक एक नॉलेज लेने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही आपको फलादेश करना चाहिए। अदरवाइज फलादेश में जब तक अगर आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, है ना, तब तक फलादेश मत करना। सर मान लीजिए कि किसी की, मान लीजिए कोई दशा चल रही है, शुक्र की चल रही है, शुक्र तो एक्टिव हो गया, हाँ शुक्र और मंगल, मंगल के अंदर दशा चल रही है। मान लीजिए गोचर के अंदर शनि फिर जहां जहां पर है उसके हिसाब से हमें शनि की प्रिडिक्शन करने की, भाई किसी के थर्ड हाउस में शनि है तो वो एक्टिव ही रहेगा गोचर के हिसाब से, चाहे जैसा हाँ चल रही हो ना चल रही हो। हाँ हाँ हाँ, गोचर तो एक्टिव तो है ही है। बट ये हम्म। देखना जरूरी है, क्या दशापति या अंतरदशापति या प्रत्यंतरा पति पे उसका दृष्टि आ रहा है या नहीं। बस इतना ही याद रखना। अच्छा। अच्छा, अगर दृष्टि आ रही है तो फिर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। हाँ, फिर वो कंट्रोल कर लेगा। अच्छा। और शत्रु मित्र चक्र जो है, वो शत्रु चक्र, मित्र चक्र, सम चक्र, जो हमने आप लोगों को बताए हुए हैं, उस चक्र में नैसर्गिक भाव और तात्कालिक भाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो भी देखना जरूरी है गोचर के समय में भी। तात्कालीन या तत्काल के लिए क्या वो संबंध बना रहा है, वो भी संबंध देखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। नैसर्गिक शुभ ग्रह, मान लो नैसर्गिक शुभ ग्रह कोई भी राशि में बैठा हो, तो नेचुरली क्या होता है कि नैसर्गिक शुभ फल हम लोग जानते हैं ना, शुभ ग्रह शुभ फल देता है। और वो शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो वो भाव अधिक 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 से अधिक बलवान होते हैं, और उस भाव का शुभ फल बहुत गुना तक बढ़ जाता है। समझ में आया? मान लो कोई भी अर्थकारी भाव में, अर्थकारी मतलब सेकेंड हाउस में कोई शुभ फल बैठा हो, शुभ शुभ ग्रह बैठा हो, और शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट भी हो, शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है उसमें, उसकी जब दशांतर दशा प्रत्यंतर आएगा, तो उसका शुभ फल अधिक से अधिक होगा। कुछ ठीक है सर। ऐसी कुंडली भी मैंने देखा है लाइफ में। मतलब ये इस तरह का, जैसे वो मान लो कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था,
वो एक होता है ना वो हैंड टू माउथ वाला आदमी, अचानक इस तरह का दशांतर दशा में वो इतना राइज किया है कि आज देख के भी मतलब हमको तंग होना पड़ता है और आश्चर्य होना पड़ता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो वाकई में मतलब कितना शुभ फल, क्योंकि ये हमारे प्रेडिक्शन से बाहर का शुभ फल दिया है उसको। ऐसा होता है। फिर वैसा भी होता है, मान लो शुभ ग्रह है कोई भी भाव या राशि में, ठीक है, बट वो भावेश जो है वो दुर्बल है। मतलब भावेश हो सकता है नीच राशि में पड़ गया हो, है ना, या उस पे पाप कर्तरी माने योग आ गया, या किसी भी नैसर्गिक पाप ग्रह की उस पे अशुभ दृष्टि आ गया हो। तो ऐसी केसेस में वो शुभ फल ना थोड़ा सा ही मिलेगा, पार्शियल, मतलब आंशिक तौर पे वो शुभ फल मिलता है। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर, इसको एक बार दोबारा सुनूंगा सर, मैं वीडियो में ना लिख नहीं पाया, मैंने तो सुना है, मैंने खाली, तो दोबारा ठीक है, सुनूंगा सर, बाकी दोबारा मैंने सुन आपके यहाँ तक लेना, फिर किया सर। जी। दोबारा सुन लेना, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। मान लो जैसे मैंने बोला था कि शुभ ग्रह में, शुभ ग्रह कोई शुभ फल में हो, शुभ भाव में हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और वो चाहे वो अपने दशांतर दशा में हो या उसमें अगर गोचर में भी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो फिर गोचर में भी वो बहुत ज्यादा अधिक, माने वो हमारी कल्पना से अधिक शुभ फल दे देता है। लेकिन वही उसी केसेस में सेम शुभ फल है, शुभ राशि है, शुभ भाव है ना, और लेकिन भावेश जो है ना, भावेश वो किसी नीच राशि में चला गया है। तो फिर उस केस में वो शुभ फल, जैसे पहला केस में शुभ फल अधिक से अधिक दे रहा था, उस केस में शुभ फल अधिक नहीं दे पाएगा, शुभ फल देगा बट थोड़ा देगा, पार्शियल देगा, आंशिक तौर पे देगा। यानी कि सर जिस भाव पे कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उनका भावेश 6 8 12 में चला गया तो दिक्कत देगा, यानी कि फल मिलेंगे कम मिलेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, मान लो जैसे शनि है, जी। भावेश शनि हो गया, शनि चला गया मेष राशि में, तो हो गया ना जी। नीचस्थ, अच्छा दुर्बल नीचे, हो अच्छा गया। ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब कि जिस भाव के में बैठे हुए ग्रह हैं, वो अपने निज राशि में चले जाएं या कहीं और चले जाएं, हाँ तो वहां पे हाँ दिक्कत आएगी, ठीक। हाँ, बिल्कुल नीचे राशि में चला जाए या दुर्बल, मेरा वो क्या बोलते हैं, मैंने एक शॉर्ट बना के दिया था ना आप लोगों को, हाँ सर, वो लिख ले, ठीक है सर। सर्वोच्च बलि, ठीक है। है ना, बलि, उच्च बलि, सर्वोच्च बलि, उच्च बलि, आपका बलि और निर्बली, मैंने ये आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, जब हम उधर गए थे तो बैठे बैठे वही तो कर रहे थे, बहुत सारा रिकॉर्डिंग कर लिए थे लेकिन सब दे नहीं पाए अभी तक। चलो 7 नंबर लिखो। किसी भी भाव में षष्ठेश या अष्टमेश अगर हो, और वो भावेश जो है बलवान भी हो, तब भी उस भाव का फल अशुभ ही होगा। किसी भी भाव में षष्ठेश या अष्टमेश बैठा हो और वो भावेश बहुत बलवान है, उसके बावजूद भी उसमें शुभ फल नहीं दे पाएगा। रूल क्या बोलता है, नॉर्मल रूल रूल क्या बोलता है अनुज, कि भावेश, कोई भी भावेश अगर वो बलवान होता है तो वो शुभ फल देता है ना।
ये नॉर्मल रूल बोलता है, बट यहाँ एक्सेप्शनल रूल है ये, कि भावेश बलवान है, बट वो माने जो सॉरी, जो जिस भाव में बैठा है, मान लो जैसे लग्न में कोई ग्रह बैठा है और वो षष्टमेश है या अष्टमेश है, ठीक है, और वो जी छठा या आठ भाव का भावेश है, वो बैठ गया लग्न लग्न में। अ, जी। तो और उदाहरण ले लेते हैं, मान लो सर जैसे कि काल पुरुष का कुंडली ले लेते हैं ना। नहीं सर, लग्न, जैसे कि मान लीजिए कि लग्न सर जैसे एक बार। मेष हो गया, मेष सुन लो, हाँ जी। मेष लगन में षष्ठेश कौन है? बुध। हाँ, और मंगल हो गया अष्टमेश। षष्ठेश हो गया बुध, बुध लग्न हाँ में बैठा है ना। जी और जी जी। लग्नेश जो है वो मान लो उच्च राशि में बैठा है, उच्च राशि मकर तो में बैठा है। मकर में बैठा हुआ है। हो गया ना, बहुत तगड़ा रिजल्ट देने वाला होता है ना ये। जी जी जी। लग्नेश अगर उच्च राशि में बैठा है तो लग्नेश की दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, शुभ फल मिलेगा ही नहीं, अशुभ फल मिलेगा। हो गया ना क्लियर? जी सर। हाँ, एक्सेप्शन है इसमें। मान लो इसमें अगर माने मित्रवत संस्थान हो, नैसर्गिक में या तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में, तो भी वो उसके देन वो क्या करेगा? शुभ फल देगा। क्या सर मित्रवत? क्या सर, मान लो मित्रवत है। माने जैसे अभी जो रूल्स मैंने बताया था, हाँ मानो सर। वही वही लग्नेश और अष्टमेश माने जैसे अभी कालपुरुष की कुंडली का मेष का उदाहरण लिए थे ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो नैसर्गिक में मान लो या तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में वो एक दूसरे का दोस्त बना हुआ है, अच्छा सर मित्र बना हुआ, तो फिर वहां पे अच्छा से अच्छा रिजल्ट देगा, वहां पे फिर अशुभ रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, उसमें एक एक जगह है जो, अच्छा चलो लिखा ही देते हैं। ये ना, जब इसकी दशा, अंतर्दशा, अंतर्दशा मतलब भुक्ति, जब अंतर्दशा जब आएगा, ठीक है, उस समय लेकिन आंशिक अशुभ फल देगा। दशा में तो अच्छा फल देगा, लेकिन इसका अंतर्दशा जब आएगा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरा, प्रत्यंतर दशा जब आएगा तो आंशिक अशुभ फल देगा। नेक्स्ट, इसी का एक और एक्सटेंसिव फॉर्मूला दे देते हैं। मान लो षष्ठेश अष्टमेश जिस भाव में बैठा हो, इधर षष्ठेश और अष्टमेश, ठीक है, मान लो किसी भाव में बैठा है, वो षष्ठेश भी हो सकता है, अष्टमेश भी हो सकता है, और उस भाव से, उस भाव से वो नाइन्थ लगने से, नाइन्थ नाइन्थ हाउस में अगर उनके दृष्टि पड़ जाए, जिस कोई भी भाव हो सकता है, कोई भी भाव जहां षष्ठेश बैठा हो या अष्टमेश बैठा हो, और वो माने नाइन्थ हाउस में डायरेक्ट दृष्टि दिया हो, इस केस में वो आंशिक अशुभ फल नहीं है, पूर्ण अशुभ फल देगा। माने दुर्भागा बनाता है, भाग्य को खत्म कर देता है।
यानी कि षष्ठेश और अष्टमेश कहीं पे भी बैठे हुए हो, और जहाँ नाइन्थ बैठे में हुए हैं उनकी उसका पूर्ण दृष्टि पड़े। मतलब कि षष्ठेश और अष्टमेश की। षष्ठेश, आइदर षष्ठेश और अष्टमेश, हाँ, दोनों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, यानी कि या दोनों तो में वो से किसी एक थर्ड का भी हाउस। पड़े तो भी, ठीक। तो फिर वो दुर्भागा जोग बोलते हैं इसको। यही थोड़ा सा एक्सटेंड करके वो पराशर जी ने दारिद्र जोग लिखा था। ठीक है। हाँ, इसमें एक स्टार देके एक थोड़ा सा लिख लेना, माने षष्ठेश और अष्टमेश अगर निजी घर में रहे, यानी स्व क्षेत्र में, या अपनी राशि अपनी घर में रहे, अपनी भाव अपनी राशि में रहे, तो फिर अशुभ फल नहीं देता। चार रूल बता दिए मैंने इस 7 नंबर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये इसी पे बेस करके ये आपको अगर कंठस्थ पूरा हो जाएगा, फिर आपको प्रेडिक्शन में कोई कभी भी हिला नहीं सकता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है सर। एग्जाम्पल कुंडली मैं सोच रहा था कि लिखवा के अगर टाइम मिले तो इसी एग्जाम्पल कुंडली में कुछ ऐसी सूत्र है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता। कोई बात नहीं, चलो पहले रूल्स तो लिखो। हाँ, अब वो बीएनएन वाले जो मेजरली लेते हैं, वो फॉर्मूला भी लिखवा देता। 8 नंबर लिखो। सर भृगुनंदन नारी वाले सर। हाँ हाँ हाँ। ये लोग ये तो है तो पराशरी फॉर्मूला, बट इन्होंने इसको बहुत ज्यादा सेकेंड और 12 का दीद आदेश से जोग बोलते हैं ना ये लोग, है ना। बट ये तो सर है बी तो नाइन वाले तो सर गुरु, गुरु को मेन मानते हैं ना सर, गुरु को ही लेके चल रहे थे सर ये तो। नहीं नहीं, वो बताऊंगा कभी, कभी बताऊंगा। अभी तो लिखो अभी। हाँ, अपने को ठीक है सिर्फ सर। वैदिक सीखना है। ठीक है। मान लो भाव किसी भाव या राशि के दोनों तरफ मतलब सेकेंड और 12 में, लिख लेना, सेकेंड और 12 में नैसर्गिक पाप ग्रह हो तो, हो गया, जी। हाइफेन दे देना, नीचे आ जाना, अथवा, जी। अथवा अच्छा अच्छा। किसी भाव से चौथे, 8वें, 9वें और 5वें भाव में पाप ग्रह होता है तो भाव फल कंप्लीटली अशुभ होगा। यहां पे मैंने दो फॉर्मूला दिया। एक, कोई भी भाव या राशि के दोनों तरफ, मान लो सेकेंड और 12 में नैसर्गिक पाप ग्रह है तो भी अशुभ फल मिलेगा। एक और एक्सटेंशन किए कि किसी भी भाव से चौथे, अष्टम, है ना, नवम या पंचम में अगर कोई मतलब पाप ग्रह रहता है तो भी उस भाव फल का कंप्लीटली अशुभ फल प्रदान करेगा। सर जैसे कि मान लीजिए कि अगर
फोर्थ हाउस में शनि है तो लगन को दिक्कत हो जाएगी सर, एक तरीके से सर, इन इन सब में नहीं नहीं, होने यहाँ चाहिए कि सर यहाँ नहीं किसी। नहीं, यहाँ दृष्टि को मैटर नहीं करो। ठीक है नहीं नहीं यहाँ। नहीं नहीं, मेरी मेरी बात समझे नहीं सर, कि सर वो लगन से चौथे हाउस भाव हाउस में तो वो शनि आ गया तो पाप ग्रह हो गया ना सर। हाँ, पाप ग्रह हो गया तो फिर शनि का वो माने लगन का जो फल होगा वो अशुभ होगा, शनि के हाँ मतलब कि दशांतर इसमें दशा में। इसमें किसी भी, जैसे 4 8 9 5 किसी भी एक भाव में भी पाप ग्रह हो तो भी माना जाएगा सर वो ना, हाँ कहने हाँ का मतलब ये। हाँ। तो फिर लगन की माने कोई भी लगन का ही है ना ये। मतलब हाँ हाँ मान हाँ। लो जैसे सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस माने फिफ्थ हाउस में पाप ग्रह आ गया, तो सेकेंड हाँ तो हाउस का सेकंड। फल आपका खराब मिलेगा। मतलब उस ग्रह की दशा अंतर दशा में आपका पैसा नहीं बन पाएगा। अच्छा। मान लो फिफ्थ हाउस से आपका चौथे भाव में पाप ग्रह आ गया, तो फिर उस ग्रह की दशांतर दशा में आपके घर में बच्चे नहीं होंगे। मतलब फिफ्थ हाउस, अगर फोर्थ हाउस में मान लीजिए कि पाप ग्रह कह रहे हो ना, फिफ्थ हाउस से हम्म 12th हाउस में पाप ग्रह हो, हम्म मतलब कि मान लीजिए शनि है वहां पर 12th हाउस में बैठा हुआ, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी कि हम्म। शनि की दशा में उसके घर में बच्चे वगैरह में दिक्कत आएगी यानी कि। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल। अच्छा, ये 12th हो गया ना सर, एक तो और ये ठीक टू है। ट्वेल्व का कॉम्बिनेशन या अदरवाइज अच्छा वही। टूट। अदरवाइज चौथा अष्टम नवम या पंचम का कॉम्बिनेशन मानोगे। यहाँ पे एक्सटेंशन में एक और लिख लेना, सेम सेम में अगर वो अशुभ के जगह शुभ अगर ग्रह हो, मतलब दीद आदेश में अगर शुभ ग्रह हो, नैसर्गिक पाप ग्रह ना हो। दोबारा में। हाँ, दो बारह में अगर शुभ ग्रह है तो फिर शुभ फल की वृद्धि कर देगा। और सेम एज माने मान लो फोर्थ में या फिफ्थ में या एट्थ में या नाइन्थ में अगर शुभ ग्रह आ जाए तो फिर वो शुभ फल की वृद्धि कर देगा। सेम सेम जैसे वहां पे अशुभ फल का वृद्धि कर रहा था, अगर शुभ ग्रह आ जाए तो फिर शुभ फल की वृद्धि होगी उस दशा अंतर दशा में। मांगलिक कार्य, घर की वृद्धि, समृद्धि, हर चीज में वो बढ़ावा दे देगा। मतलब कि उस भाव के लिए। हाँ, उस भाव के लिए, उस भाव के ठीक। लिए। यस। अगर लग्न का हो सर तो लग्न का देगा। हाँ, सेकेंड हाउस का होगा तो सेकेंड हाउस देगा, थर्ड हाउस का होगा तो थर्ड हाउस, इस तरह से कोई भी हाउस हो सकता है। बोलो। अब मान लीजिए सर, जैसे सेकंड हाउस का जो स्वामी है उससे पंचम में मान लीजिए शनि बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए पंचम हाउस में, तो यानी कि उसके फल को कम ही करेगा एक तरीके से, मान लीजिए, स्वामी ठीक है ना सर। स्वामी ग्रह की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, भाव की बात कर रहा हाँ नहीं नहीं हूँ। सर, वो, हाँ वो भाव, उस भाव के फल में धन में मान लो कम ही करेगा। सेकेंड, हाँ सेकेंड हाउस में, ठीक है। नहीं नहीं सेकेंड सर, हाउस से फिफ्थ हाउस में इसमें मैं एक शनि चीज और बैठा। जोड़ना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ इसमें मैं एक चीज, उसके भाव में शनि की दशा में वहां पे दिक्कत आएगी मान लीजिए हाँ, सेकंड वो हाउस में। उसको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वही अगर शुक्र हो तो फिर नहीं पैसा का नहीं वृद्धि सर, हो जाएगा। इसमें एक चीज और सर, अब मान लीजिए कि जो सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो स्वामी ग्रह से बात ही नहीं चंद, कर रहा हूँ, भाव अच्छा से। स्वामी ग्रह की बात नहीं करनी सर। ना, ठीक है ठीक है सर। भाव से। ठीक है ठीक सेकेंड भाव से मान लो फिफ्थ हाउस में शनि बैठ गया, सेकेंड हो गया पहला, थर्ड हो गया दूसरा, है। जी जी। है ना। फिर आपका फोर्थ हो गया तीसरा, और आपका फिफ्थ हो गया चौथा, चौथा में ही बैठ जाए तो भी तो सेम रिजल्ट देगा हाँ नहीं उसके। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है सर, कि अब मान लीजिए कि जो सेकंड हाउस के स्वामी की दशा आ गई, वो चंद्रमा है मान लीजिए, और नहीं नहीं चंद्रमा नहीं भी वहीं नहीं बैठा नहीं हुआ है। नहीं 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 नहीं, वहां पे नहीं। अच्छा ये वो भाव के लिए नैसर्गिक, खाली है। हाँ वो भाव के लिए खाली फल देगा, वहां ठीक। भावेश की बात ही नहीं है यहाँ तो भावेश का कोई मतलब नहीं सर यहाँ। पे ना। माने ठीक है। वो शनि का जब दशांतर दशा प्रत्यंतरा शुरू होगा, वहां उस भाव का फल को वो अशुभ कर देगा। ठीक है। माने सेकेंड हाउस से मान लो फिफ्थ में या फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, है ना, अष्टम में हो या नवम में हो, अगर कोई भी पाप ग्रह बैठा हो,
और उस पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा के समय आपका सेकेंड हाउस का रिजल्ट में कमी कर देगा। डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ सर, हो गया सर। मैं तो सर वो उसके ग्रह की दशा देखने जो फोर्थ फिफ्थ एट नाइन में बैठा हुआ है। हाँ, और वहां पे अगर शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होगा तो फिर भाव फल आपका शुभ भाव की वृद्धि हो जाएगी। हाँ, आपको आपने जैसे मेरे को एक क्वेश्चन किया, चलो कोई कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं आपको आपका डाउट और क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ बोला भावेश को नहीं देखता हूँ, बट फलादेश करते समय भावेश को तो देखना जरूरी है। तो ये एक रूल्स हाँ के जरिए आपने मान लीजिए इसका, सपोज मान लीजिए आपका शुभ फल यहाँ पे मिल गया, मैंने 100/100 आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए शुभ ग्रह बैठा है और भावेश आपका नीचस्थ है, तो फिर भाव बल में कमी आ जाएगी। हाँ सर, वही मैं फिर कह रहा हूँ ना सर, वो फिर नीचे वहां से पे ऊंचा। आपको 20% घटाना होगा, ठीक है, ठीक है। यानी वही कहना था मेरे को। हाँ, शुभ फल में फिर 80% मिलेगा। ठीक है सर, बस यही बात है सर। और मान लो पाप ग्रह बैठा हो और पाप ग्रह की दशा दशा आ गया हो, तो फिर पाप फल 100% देगा। और भावेश मान लो उच्चस्थ है और अच्छे गृही है ना, या आपने मतलब दिग्बली है या बलवान है, तो वो 50% अपना भाव फल दे देगा, अपना भावेश हाँ का सर, निजी वो फल देगा। तो फिर वहां 100 से 50 माइनस कर दो तो 50% आपको शुभ फल मिलेगा। बस ये चीज थी क्लियर करनी थी सर मैंने ना। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना कि डाउट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसीलिए हमेशा ना कैलकुलेशन से आंगली मत हटाना, आंखें मत हटाना। प्रेडिक्शन का मतलब होता है इन टोटल, ना कि सिर्फ फॉर्मूला। फार्मूला, फार्मूला तो फार्मूला है, रूल्स तो रूल्स है, बट रूल्स को ब्लेंडिंग भी तो करना सीखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया ना? जी सर। चलो, फिर कल देखते हैं, हम बाकी कल करेंगे 9 नंबर से कल, क्योंकि टाइम भी तो खत्म हो गया, है ना? जी।